कभी इमेजिन किया आपका बटन सिर्फ क्लिक ना हो बल्कि स्क्रीन से बाहर निकलकर 3D फील दे। कार्ड सिर्फ हाइड शो ना हो बल्कि रियल लाइफ की तरफ फ्लिप हो और पूरा वेबसाइट फ्लैट ना लगे बल्कि एक वर्चुअल 3D स्पेस में मूव करता हुआ फील हो। सुनने में लग रहा होगा जावास्क्रिप्ट या हैवी लाइब्रेरी चाहिए, बट शॉक लगेगा ये जानकर ये सिर्फ पॉसिबल है CSS से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइट बिल्डअप, जहां अपनी सिंपल वेबसाइट को ले जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं CSS 3D ट्रांसफॉर्म, जिससे आप अपनी नॉर्मल फ्लैट वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हो एक मॉडर्न, इंटरेक्टिव और रियलिस्टिक 3D एक्सपीरियंस में। बटन, कार्ड, इमेज, सेक्शन सब कुछ मूव करेगा डेप्थ के साथ, बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। 3D ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी अलाउ करता है किसी एलिमेंट को 3D फॉर्म में स्केल, स्क्यू, रोटेट करने के लिए। ये प्रॉपर्टी वेब पेज के एलिमेंट को डेप्थ और पर्सपेक्टिव के साथ विजुअली रियल बनाती है। यहाँ आप देख सकते हैं 3D एंगल, एक्स एक्सिस रोटेट एंगल एलिमेंट को टॉप और बॉटम में घुमाता है। इसे ऊपर से देखने पर टिल्ड दिखेगा। वाई एक्सिस रोटेट एंगल एलिमेंट को लेफ्ट और राइट के डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये साइड व्यू से रोटेट होता हुआ दिखेगा। जेड एक्सिस रोटेट एंगल एलिमेंट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है 2D वे में। ये प्लेन में घूमेंगे जैसे पेपर को टेबल में घुमाते हैं। यह है 3D ट्रांसफॉर्म के कुछ फंक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे रोटेट एक्स एंगल क्या होता है। रोटेट एक्स एंगल एलिमेंट को एक्स एक्सिस के अराउंड घुमाता है। इसका इफेक्ट तब आपको क्लियरली दिखेगा जब एलिमेंट 3D स्पेस पे हो, जैसे कि पर्सपेक्टिव यूज किया गया हो। यह होता है रोटेट एक्स एंगल का सिंटैक्स। सबसे पहले लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, उसके बाद लिखते हैं रोटेट एक्स कि हमें किस एंगल में रोटेट करना है, उसकी वैल्यू देते हैं यहाँ पे। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सबसे पहले लेंगे हम एक कंटेनर, यहाँ लिखेंगे कंटेनर। इसके अंदर लेंगे हम एक डिव जिसका क्लास नेम होगा बॉक्स। हम यहाँ लिखेंगे बॉक्स और इस पे हम लिख देते हैं होवर मी। अब इसको कर लेंगे स्टाइल। तो सबसे पहले हम पेरेंट कंटेनर में देंगे पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है अभी कोड करने के बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहले हम कोड कर लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे कंटेनर पर्सपेक्टिव। मैं यहाँ दे देता हूँ 600px और यहाँ दे देता हूँ पर्सपेक्टिव का ओरिजिन क्या होता है। तो हम यहाँ दे देते हैं लेफ्ट और सेंटर से। अब हम बॉक्स को स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बॉक्स, विड्थ कर देते हैं इसका 150px, हाइट भी कर देंगे 150px, बैकग्राउंड कलर कर देंगे इसका रेड और इसके टेक्स्ट का कलर कर देंगे वाइट। लाइन कर देंगे 150px ताकि टेक्स्ट सेंटर में आ जाए और हॉरिजेंटली सेंटर करने के लिए कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसका फॉन्ट साइज कर देंगे 20px। इसके बाद हम देंगे ट्रांजिशन ताकि स्मूथली वर्क करे। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 1 सेकेंड। हम चाहते हैं कि जब हम बॉक्स पर होवर करें ये वाला फंक्शन रन हो रोटेट एक्स एंगल। तो यहाँ लिखेंगे हम होवर ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स और एंगल कर देंगे 45 डिग्री। ये था सिंटैक्स, हमने इसको यहाँ अप्लाई कर लिया है। अब इस पर हम करेंगे होवर तो देख सकते हैं इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। अगर इसका ओरिजिन पॉइंट कर देंगे हम सेंटर तो ये देख सकते हैं ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कोड के बारे में समझा देता हूँ कि हमने यहाँ किया क्या है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा है रोटेट एक्स 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट को एक्स एक्सिस मतलब कि हॉरिजेंटल के अराउंड 45 डिग्री घुमाएगा। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ टिल्ड होगा, अगर निगेटिव वैल्यू देंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ टिल्ड होगा। अगर हम इसमें कर देंगे -45 तो देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ टिल्ड हो रहा है और प्लस में ऊपर से नीचे की तरफ होगा। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ यूज किया पर्सपेक्टिव। तो ये 3D लुक देने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम पर्सपेक्टिव नहीं देंगे तो 3D लुक नहीं आएगा। अगर हम यहाँ से पर्सपेक्टिव हटा देते हैं तो ये देख सकते हैं बिल्कुल भी 3D लुक नहीं लग रहा है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल 3D की तरह वर्क कर रहा है। अब समझते हैं कि पर्सपेक्टिव किस तरह से वर्क करता है। पर्सपेक्टिव एक 3D CSS प्रॉपर्टी होती है जो ये बताता है कि व्यूअर का एलिमेंट से कितना डिस्टेंस है। ये प्रॉपर्टी 3D ट्रांसफॉर्म को रियलिस्टिक डेप्थ देती है, जैसे किसी चीज़ को दूर या पास से देखना।
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हैं तो वो छोटा दिखाई देता है, पास से देखते हैं तो वो बड़ा दिखाई देता है। यही इफेक्ट सीएसएस में पर्सपेक्टिव से मिलता है। ये होता है पर्सपेक्टिव का सिंटैक्स। सबसे पहले लिखते हैं हम पर्सपेक्टिव, उसके बाद देते हैं लेंथ। लेंथ यूनिट में होता है, जैसे px, em, etc। जैसे कि हमने यहाँ दिया पर्सपेक्टिव 600 px। अगर हम छोटी वैल्यू देंगे जैसे कि 300 px तो ये 3D डेप्थ ज़्यादा डिसॉर्शन रहेगा। अगर बड़ी वैल्यू देंगे 1000 px तो ये कम डेप्थ होगा और शॉर्ट फ्लैग इफेक्ट करेगा। अभी हमने दिया यहाँ 600 px, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर हम यहाँ दे देंगे 300 px तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ है। अगर हम कर देंगे 50 तो और ज़्यादा डेप्थ देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। अगर हम इसको कर देंगे 1000 px तो इसमें डेप्थ बहुत कम देखने को मिलेगा। अब देखते हैं पर्सपेक्टिव ओरिजिन क्या होता है। पर्सपेक्टिव ओरिजिन ये बताता है कि 3D व्यू सेंटर ओरिजिन किस पॉइंट पर होना चाहिए, मतलब कि 3D व्यू किस डायरेक्शन से दिखाई देगा, लेफ्ट, सेंटर या राइट से। ये प्रॉपर्टी तभी वर्क करती है जब आप पर्सपेक्टिव यूज किए हों, मतलब कि ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसके साथ ही यूज किया जाएगा। ये होता है पर्सपेक्टिव ओरिजिन का सिंटैक्स। तो सबसे पहले देते हैं हम एक्स एक्सिस की वैल्यू और उसके बाद देते हैं वाई एक्सिस की वैल्यू। इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट, या पीएक्स और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। और वाई एक्सिस की वैल्यू टॉप, सेंटर, बॉटम में दे सकते हैं या पीएक्स और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सोचिए जब एक बॉक्स रोटेट कर रहा हो, अगर पर्सपेक्टिव ओरिजिन सेंटर है तो वो सेंटर से घूमेगा, अगर लेफ्ट है तो वो लेफ्ट साइड से घूमेगा। इसी तरह हम जो भी वैल्यू देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग रोटेट होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी रोटेट वाई एंगल। अब इसको करके देखते हैं, तो यहाँ हम कर देंगे y, तो होवर करने पर ये बॉक्स y एक्सिस पर रोटेट होगा। अगर इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 145 डिग्री तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। अगर हम इसको कर देते हैं माइनस में तो ये उल्टा रोटेट हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी रोटेट z एंगल, तो हम रोटेट y की जगह कर देंगे z, तो होवर करने पर अब देख सकते हैं z एक्सिस पर रोटेट होगा। इसको माइनस करने पर ये लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसलेट z। ये एक 3D ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है जो किसी एलिमेंट को z एक्सिस डेप्थ डायरेक्शन में मूव करता है। z एक्सिस का मतलब होता है स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन के बाहर। अंदर मतलब निगेटिव की तरफ, बाहर मतलब पॉजिटिव की तरफ। तो हम यहाँ कर देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट z और इसमें वैल्यू दे देंगे 150 px। हमने यहाँ किया सेंटर सेंटर, इसको कर देंगे लेफ्ट और पर्सपेक्टिव कर देंगे 500। तो आप देख सकते हैं z एक्सिस की तरफ ये 150 px मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ कर देंगे वैल्यू 350 तो ये 350 मूव करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है स्केल z। ये एलिमेंट को z एक्सिस डेप्थ में स्केल करता है, यानी कि एलिमेंट को आगे पीछे या मोटा पतला बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक इमेज लिया है, इसका क्लास नेम रखा है हमने स्केल z इमेज। इस इमेज में हमने दिया ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव 500 px और स्केल z कर दिया हमने यहाँ 1, रोटेट x कर दिया इसका 0 और विड्थ कर दिया 300 px। और इस इमेज का होवर में ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव 500 px है और स्केल z हमने कर दिया 2 और रोटेट x भी हमने यहाँ कर दिया 45 डिग्री। अब इस इमेज पर हम करेंगे होवर तो आप देख सकते हैं ये x एक्सिस पर रोटेट हो रहा है और z एक्सिस पर स्केल हो रहा है। पीछे से थोड़ा पतला लग रहा है और आगे से थोड़ा ज़्यादा विड्थ है। तो ये होता है स्केल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसलेट 3D XYZ। इस फंक्शन का यूज एलिमेंट को 3D स्पेस में मूव कराने के लिए करते हैं। x का मतलब हॉरिजेंटल, y का मतलब वर्टिकल और z का मतलब डेप्थ एक्सिस के अलोंग एलिमेंट को ट्रांसलेट करता है। मतलब कि ट्रांसफॉर्म 3D XYZ एलिमेंट को 3D स्पेस में शिफ्ट करता है। जहाँ x का मतलब होता है एलिमेंट को लेफ्ट राइट में मूव करना, y का मतलब होता है एलिमेंट को अप डाउन मूव कराना और z का मतलब होता है एलिमेंट को स्क्रीन के अंदर या बाहर मूव कराना। इसका सिंटैक्स होता है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 3D XYZ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है हमारा बॉक्स। अब इस पर हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 3D और x की वैल्यू देंगे 50 px और y की वैल्यू देंगे 30 px और z की वैल्यू देंगे 40 px और इस पर ट्रांजिशन लगा देते हैं ट्रांसफॉर्म 1 सेकेंड। अब हम बॉक्स को होवर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बॉक्स होवर, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफॉर्म और इसको कर लेंगे कॉपी, 50 को कर देंगे 100
और 30 को कर देंगे 50 और 40 को कर देंगे 80 px। अब इस पर हम होवर करेंगे। इस पर होवर करने पर ये x एक्सिस पर 100 px मूव हो रहा है और y एक्सिस पर 50 px और z में मतलब डेप्थ में 80 px मूव कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है स्केल 3D XYZ। ये फंक्शन तीनों एक्सिस मतलब XYZ के अकॉर्डिंग स्केल करता है। x का मतलब होता है हॉरिजेंटल, y का मतलब होता है वर्टिकल और z का मतलब होता है डेप्थ। जब इसे हम पर्सपेक्टिव और रोटेट 3D के साथ यूज करते हैं तब एलिमेंट 3D स्पेस में डेप्थ और रोटेशन के साथ स्केल होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहाँ हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव 600 px, रोटेट 3D, इसको कर देंगे 1, 0, 30 डिग्री। ये x है, ये y है और ये z। तीनों एक्सिस में हम 30 डिग्री इसको रोटेट करेंगे और अब स्केल देंगे 111 मतलब x में 1, y में 1, z में 1। अब इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट और इसकी स्केल वैल्यू हम बढ़ा देंगे। 1 को कर देंगे 1.5 और y एक्सिस के 1 को कर देंगे 1.1 और z एक्सिस के 1 को कर देंगे 2। यहाँ हमने ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव कर दिया 600 px और रोटेट 3D कर दिया 110 30 डिग्री पे और स्केल कर दिया 111। अब यहाँ होवर करने पर हम स्केल की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ हमने 1 को कर दिया 1.5 और इस 1 को कर दिया 1.1 और इस 1 को कर दिया 2। अब इस बॉक्स पर हम होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है रोटेट 3D XYZ एंगल। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी एलिमेंट को 3D स्पेस में XYZ एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमाता है विथ गिवन एंगल इन डिग्रीज। ये रोटेशन वेक्टर XYZ बताता है कि किस डायरेक्शन में रोटेट करना है और एंगल कितना रोटेट करना है। यहाँ कर देंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट 3D 110 45 डिग्री और यहाँ पर्सपेक्टिव कर देंगे 500 px। अब इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी और इसको कर देंगे यहाँ पेस्ट और इसको कर देंगे 1.5, 1.2 और इसको कर देंगे 1। अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है। इसकी वैल्यू हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो यहाँ हम कर देंगे 145 डिग्री। अब इसको करेंगे होवर तो देख सकते हैं x और y एक्सिस में कुछ इस तरह 3D पर्सपेक्टिव के हिसाब से रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है मैट्रिक्स 3D। मैट्रिक्स 3D एक CSS 3D ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है जो 3D स्पेस में एक एलिमेंट का स्केल सब कुछ एक ही बार में अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये मैट्रिक्स 16 वैल्यू लेता है 4x4 मैट्रिक्स फॉर्म में जो 3D ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। यहाँ देख सकते हैं ये है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, उसके बाद लिखते हैं मैट्रिक्स 3D, फिर ब्रैकेट के अंदर 4x4 फॉर्म में मैट्रिक्स वैल्यू देते हैं। इन वैल्यू का क्या मतलब होता है आइए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं A1 to C3 3D रोटेशन स्केल स्क्यू कंपोनेंट्स के लिए यूज होता है और D1 to D3 पर्सपेक्टिव इफेक्ट Z एक्सिस कंट्रोल करता है और F4 to C4 यूजली 0 मतलब होमोजीनियस कोऑर्डिनेशन लॉजिक के लिए यूज किया जाता है और D4 होता है यूजली 1 होमोजीनियस स्केल फैक्टर के लिए यूज करते हैं और A4, B4, C4 ट्रांसलेट XYZ रिस्पेक्टिवली वर्क करता है। अब यहाँ इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं A1, B2, C3 स्केल XYZ। ये XYZ एक्सिस पर इसकी हम साइज आसानी से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। B1, A2 स्क्यू X एंड Y मतलब तिरछापन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ये थोड़ा सा तिरछा कर देता है। इसके बाद है A4, B4, C4 ट्रांसलेट XYZ मतलब ये अपनी पोजीशन को मूव कर सकता है। इसके बाद है D1, D2, D3 ये पर्सपेक्टिव डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है मतलब दूर या पास के इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। D4 पर्सपेक्टिव स्केल यूजली 1 मतलब ये फिक्स्ड होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स 3D और इसके अंदर देंगे वैल्यूज। यहाँ हम देंगे 1, 0, 0, 0। अब नेक्स्ट लाइन में देंगे 0, 1, 0, 0 और नेक्स्ट लाइन में फिर से लिखेंगे 0, 0, 1, 0। अब नेक्स्ट लाइन में देंगे वैल्यूज तो यहाँ लिखेंगे 120, 80, 300, 1। अब इसको हमने कॉपी करके यहाँ होवर पर पेस्ट किया और इसकी वैल्यू हमने यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। हमने 100 को कर दिया 120, 50 को कर दिया 80 और 200 को कर दिया 300 और 1 फिक्स रहेगा। अब इसको होवर करने पर ये XYZ एक्सिस पर मूव हो रहा है। लास्ट के रो में हमने दिया 100, 50 एंड 200 एंड 1। तो इस एलिमेंट को X पर 100 px,
y को 50px और z को 200 ट्रांसलेट करता है। और ये जो बाकी वैल्यूज है इसका मतलब है कि कोई स्केल नहीं हुआ। ये होता है D4 का वैल्यू 1। अगर आप D4 को 1 से अलग सेट करते हो लाइक 0.5 या 2 etc, तो आप पर्सपेक्टिव इफेक्ट को डिसॉर्ट कर सकते हो, मतलब कि इसको एडवांस यूज कर सकते हो। बट इन मोस्ट केसेस D4 इक्वल टू 1 ही यूज होता है, मतलब कि ये 1 होता है पर्सपेक्टिव कंट्रोल करने के लिए, और मोस्टली इसको यूज करते हैं डिफ़ॉल्ट। जब तक आपको किसी कॉम्प्लेक्स 3D कैलकुलेशन की ज़रूरत ना हो इसे 1 ही रखना बेस्ट है। अगर हम इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हैं, अगर हम इसको कर देते हैं 0.5, अगर हम इस पर अब होवर करेंगे तो कुछ इस तरह से ये वर्क करेगा। अगर हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 2, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये होता है मैट्रिक्स 3D। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा कैसे CSS 3D ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम अपने एलिमेंट्स को डेप्थ, रोटेशन और रियलिस्टिक 3D इफेक्ट दे सकते हैं, वो भी बिना किसी जावास्क्रिप्ट या एक्स्ट्रा लाइब्रेरी के, सिर्फ प्योर CSS से। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप वेब डेवलपमेंट सीरियसली मास्टर करना चाहते हो तो साइड बिल्डअप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक कीप बिल्डिंग, कीप लर्निंग।